नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। कुढ़नी विधानसभा के ऊपर उपचुनाव होने हैं। बीजेपी किसे चुनाव लड़ाएगी, महागठबंधन की ओर से कौन चुनाव लड़ेगा, इसके ऊपर विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर हैं। कुढ़नी में अभी क्या अपडेट है, कौन वहां से चुनाव किस दल से लड़ने जा रहे हैं? देखिए सौरभ, महागठबंधन से तो स्पष्ट हो गया है जी और देखिए लालू यादव, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में आपसी सहमति बन गई है और महागठबंधन के लिहाज से यह बेहतर हुआ है कि महागठबंधन में यह फैसला हुआ कि यह सीट जेडीयू के खाते में जाएगी जी और जेडीयू के मनोज कुशवाहा उम्मीदवार होंगे महागठबंधन के। आज शाम तक इस बात का ऐलान भी हो सकता है जी। इस बात की पूरी गुंजाइश है। आपको पता है कि 2020 में यहाँ से आरजेडी के उम्मीदवार चुनाव जीते थे अनिल सहनी, जिनकी सदस्यता खत्म हुई, जिसके कारण उपचुनाव हो रहा है जी। तो मैंने इसलिए कहा कि महागठबंधन के लिए शुभ संकेत है, क्योंकि महागठबंधन ने आपस में सीटों की अदला बदली की जी। और यह जरूरत के हिसाब से, क्षेत्र के समीकरण के हिसाब से, और जब यह अदला बदली शुरुआत हो गई है जी। तो 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के विधानसभा चुनाव में भी यह परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा कि कई ऐसी सीटें जो जेडीयू की रही होगी वहां आरजेडी के उम्मीदवार होंगे और जहां आरजेडी के उम्मीदवार होंगे वहां रहे होंगे वहां जेडीयू के उम्मीदवार होंगे। तो ये आपसी सहमति बन गई। लेकिन देखिए, इससे चुनौतियां कम हो गई हों या संभावनाएं कम हो गई हों, ऐसी बात नहीं है। अब रही बात, आपने पूछा बीजेपी को लेकर। देखिए, बीजेपी में तो एस्टैब्लिश कैंडिडेट केदार गुप्ता ही है और केदार गुप्ता को ही टिकट मिलने की संभावना अधिक है। लेकिन इसके बावजूद आपने देखा, आप कल नित्यानंद राय जी के आवास पर थे कि कुढ़नी को लेकर बड़ी मीटिंग हुई। तो कुढ़नी की जो चुनौतियां हैं, यदि 2020 के चुनावी नतीजे को आप देखें तो 2020 में अनिल सहनी चुनाव जीते मात्र 700 मतों के अंतर से। केदार गुप्ता दूसरे नंबर पर रहे। लेकिन यदि 2020 के इलेक्शन रिजल्ट को, कुढ़नी के इलेक्शन रिजल्ट को आप एनालाइज करेंगे तो आप यह भी देखेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के उम्मीदवार रामबाबू सिंह को 10,000 से अधिक मत मिल गए थे, 10,000 से 11,000 के बीच में। तो ये जो मत था, जाहिर तौर पर कुशवाहा मत अधिक था। आपको यह भी पता है कि 2020 में जेडीयू ने मनोज कुशवाहा का सीट बदल दिया था, उन्हें मीनापुर चुनाव लड़ने को भेजा था, लेकिन वे सिंबल वापस कर दिए थे कि हम कुढ़नी ही लड़ेंगे। कभी पहले मनोज कुशवाहा विधायक रह चुके थे। तो अब आप देखिए, उपेंद्र कुशवाहा भी महागठबंधन में, मतलब जेडीयू में है। तो 10,000 वोट को अब महागठबंधन अपने खाते में प्लस मान रहा है। तो बीजेपी की चुनौती बढ़ जाती है कि पिछले दफे 700 मतों से। इसलिए बीजेपी में केदार गुप्ता के नाम पर सर्वसहमति होने के बाद भी कई और चर्चाएं चलती रहीं। देखिए, बीजेपी के लिए सबसे फायदेमंद बात यह है कि यदि कुशवाहा उम्मीदवार, कुशवाहा मत जुड़ रहा है तो यह बात भी है कि सहनी का टिकट कट रहा है, मतलब सहनी समाज का। लेकिन बीजेपी के लिए एक और फायदेमंद बात है कि वहां से ओवैसी की पार्टी, मुसलमानों का मत काफी अधिक है। एआईएमआईएम लड़ेगी चुनाव, एआईएमआईएम चुनाव लड़ेगी और ओवैसी की पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो आप सीमांचल की बात छोड़ दीजिए, दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में वह खुद जीतने की स्थिति में नहीं होती है, लेकिन महागठबंधन को पराजित करने और बीजेपी को जीत तक पहुंचाने में, जैसा आपने गोपालगंज में देखा। तो इसी कारण से देखिए, एक फायदा तो ये है। लेकिन अब बीजेपी ये सोच रही है कि केदार गुप्ता को हम टिकट दे दें। तो देखिए, वैश्य मतों में भी सेंधमारी हुई है गोपालगंज में और मोकामा में और तारापुर में। लेकिन चूंकि यहाँ बीजेपी के उम्मीदवार वैश्य हैं, इसलिए वैश्य मतों में सेंधमारी की उम्मीद बीजेपी नहीं कर सकती है। लेकिन देखिए, बीजेपी को एक बात की उम्मीद थी कि मुकेश सहनी, वीआईपी, विकासशील इंसान पार्टी, वे भी कुढ़नी में उम्मीदवार उतारेंगे और उन्होंने इस बात का ऐलान कर रखा था कि 16 तारीख को उनके उम्मीदवार नामजदगी का पर्चा भरेंगे। लेकिन जो ताजा अपडेट है, इसके मुताबिक मुकेश सहनी वहां उम्मीदवार नहीं उतारने जा रहे हैं। मुकेश सहनी नहीं उतारेंगे, नहीं उतारने जा रहे, क्योंकि देखिए समीकरण कुछ ऐसा है कि अनिल सहनी को टिकट से वंचित किया गया और अनिल सहनी को राजी कराकर, आपको यह भी बताएं कि 9 नवंबर को तेजस्वी यादव का बर्थडे था और तेजस्वी यादव अपनी मां राबड़ी देवी के साथ
जिस फ्लाइट से पटना से दिल्ली आए थे, उसी फ्लाइट में अनिल सहनी और अनिल सहनी की धर्मपत्नी भी थी। दिल्ली में लालू यादव ने बात करी अनिल सहनी और अनिल सहनी की धर्मपत्नी से। अनिल सहनी अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाना चाहते थे, तो लालू यादव ने यह राजी कर लिया कि आप इस बार चुप हो जाइए, आप इस बार साथ दीजिए, क्योंकि महागठबंधन को आगे ले जाना है और जेडीयू को यह सीट हम दे रहे हैं। तो अनिल सहनी, लेकिन जो सहनी मतदाता हैं, देखिए, तो इसलिए समीकरण ऐसा था कि आप मोकामा में, आपने देखा होगा गोपालगंज में, यदि मुकेश सहनी ने महागठबंधन का साथ दिया तो नुकसान बीजेपी को हुआ जी। और बोछा में तो बीजेपी को मुकेश सहनी ने हरा ही दिया था। और मुकेश सहनी इधर के दिनों में एक सूत्री ध्येय पर है कि बीजेपी को नुकसान पहुंचाना है। जैसे ओवैसी बोल रहे हैं, हाँ, जैसे ओवैसी के लड़ने के कारण बीजेपी को फायदा मिल रहा है, यहाँ मुकेश सहनी के कारण नुकसान पहुंच रहा है। हाँ, बीजेपी को नुकसान हो रहा है। लेकिन समीकरण कुछ ऐसा था कि यदि अनिल सहनी को टिकट न देने के बाद मुकेश सहनी अपना उम्मीदवार उतार देते हैं, तो जिस तरीके से सहनी समाज इधर के दिनों में मुकेश सहनी के प्रति अपना समर्पण दिखा रहा है, अपना समर्थन दिखा रहा है, तो वोटों का बिखराव होता और इसका फायदा जाहिर तौर पर बीजेपी को मिलता। तो मुकेश सहनी ने उम्मीदवार उतारने से अपने को रोक लिया है। लेकिन अब वे क्या करेंगे? और सहनी मतदाता अनिल सहनी की धर्मपत्नी को टिकट नहीं मिलने के गुस्से में क्या कोई प्रतिक्रिया देंगे, या मुकेश सहनी के कहने पर, जैसा लग रहा है मुकेश सहनी जिधर जाते हैं आजकल निषाद समाज में, उधर वे हीरो के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं, तो क्या मुकेश सहनी के कहने पर, जैसे बोछा में, जैसे मोकामा में, जैसे गोपालगंज में वोटिंग हुई, क्या कुर्नी में भी वोटिंग होगी और इसका फायदा महागठबंधन के उम्मीदवार को मिलेगा? ठीक है, तो यह समझने की बात है। देखिए, मनोज कुशवाहा को टिकट देने के पीछे एक ध्येय यह भी रहा कि मनोज कुशवाहा 2020 में उदास हो गए थे, जब उन्हें कांटी भेज दिया गया था, वे चुनाव नहीं लड़े। फिर कुशवाहा, बिहार में इन दिनों कुशवाहा वोटर्स जो है उस पर सबसे अधिक मारामारी, बीजेपी का भी फोकस है, सबकी नजर है, बीजेपी की नजर भी है, बहुत तगड़ी नजर है। क्योंकि आपने देखा कि जब बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनाने की बात हुई तो सम्राट चौधरी को बनाया गया। सम्राट चौधरी इन दिनों किस कदर एग्रेसिव बोलते हैं यह भी आप देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं, आप तो मिलते रहते हैं। तो कुर्नी में यह तो तय है कि मनोज कुशवाहा उम्मीदवार होंगे और बीजेपी में सबसे सशक्त उम्मीदवार केदार गुप्ता ही हैं। लेकिन उनके यहाँ एक प्रक्रिया है, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होती है, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के पहले राज्य चुनाव समिति की बैठक होती है। राज्य चुनाव समिति एक नाम को नहीं भेजती है, 3 नाम भेजे जाते हैं, उस पर केंद्रीय चुनाव समिति मुहर लगाता है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी होते हैं। तो ये सारे जोड़ घटाव गुना भाग ये देखे जा रहे हैं कि केदार गुप्ता को टिकट देने से क्या फायदा क्या नुकसान। एक बात और ध्यान रखिए, कुर्नी में भूमिहार मतदाताओं की संख्या भी बहुत ठीक ठाक है। कुर्नी में किसी जमाने में कुर्नी को भूमिहार विधायक प्रतिनिधित्व दिया करते थे, तो भूमिहारों का डिंग डोंग भी इधर आप देख ही रहे हैं। आप ये नहीं कह सकते कि भूमिहार सिर्फ बीजेपी के ही रह गए हैं। भूमिहारों को लगता है कि बीजेपी ने उनकी थोड़ी उपेक्षा की है और इस उपेक्षा को संतुलन में लाने के लिए बीजेपी को जवाब देना, क्योंकि उपचुनाव से सरकार न बनती है न बिगड़ती है। ऐसा नहीं है कि इस कारण महागठबंधन की सरकार गिर जाएगी, बीजेपी की सरकार बन जाएगी। तो भूमिहार भी देखना होगा कि वहां भूमिहार, यदि केदार गुप्ता बनाम लड़ाई होती है मनोज कुशवाहा की, तो भूमिहार क्या करते हैं, भूमिहार किधर जाते हैं। उपेंद्र कुशवाहा को भी यहां लगना होगा, क्योंकि हमने देखा कि गोपालगंज में जहां 1794 मतों से बीजेपी की जीत हुई, कुशवाहा मतों का भटकाव था यदि गोपालगंज में, और आपने देखा मोकामा में भी धानुक मतों का बिखराव दिखा। तो जिस तरीके से आप कहते हैं कि आरजेडी का बेस वोट मुसलमान और यादव, A to Z की बात तो अब हो रही है ना, लेकिन मुसलमान मतों में ओवैसी की सेंधमारी, ठीक इसी प्रकार से आप कहते हैं कि बीजेपी का बेस वोट सवर्ण और वैश्य अति पिछड़ी जातियों में अब सेंधमारी और पैठ बनाने की कोशिश। तो वैश्य मतदाताओं को एक रखना, सवर्णों को एक रखना, यह चुनौती है बीजेपी के सामने। तो कुर्नी का खेला जो है, और कुर्नी ही असली परीक्षा है, कुर्नी असली परीक्षा। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद
देखिए 2 उपचुनाव तो हो गए, मोकामा और गोपालगंज, मैच टाई रहा है, एक मोकामा आरजेडी और गोपालगंज बीजेपी। लेकिन मोकामा में निर्णायक मुकाबला हाँ होगा। देखिए, मोकामा में अनंत सिंह थे जी और गोपालगंज में सहानुभूति संवेदना दिवंगत सुभाष सिंह के कारण, लेकिन कुढ़नी में जी ये दोनों नहीं है। और यहाँ पहलवानी बहुत ठीक से होनी है और देखना यह भी होगा। और मुझे लगता है कि इस उपचुनाव में चुनाव प्रचार करने नीतीश कुमार भी जाएंगे, जो कि नहीं गए थे। मोकामा में नहीं गए, मोकामा नहीं गए, गोपालगंज नहीं गए। और आपको देखना यह भी चाहिए कि देखिए बीजेपी के मैनेजमेंट को, अभी आपने देखा हिमाचल प्रदेश में एक बीजेपी की नेता बागी हो गए, लेकिन उस बागी नेता को बैठाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोन जाता है और वे कहते हैं आप सिर्फ मेरी बात सुनिए, आप जेपी नड्डा से अपने जो संबंध हैं, खराब संबंध हैं, उनको भूल जाइए, आपका ध्यान आगे हम रखेंगे। ठीक है, वो बैठे नहीं हैं, लेकिन बीजेपी एक विधानसभा में एक उम्मीदवार के बागी होने पर कहां तक पहल करती है, कहां तक कोशिश करती है। सीधे प्रधानमंत्री, और वो भी कोई आम प्रधानमंत्री नहीं, नरेंद्र मोदी। ठीक है ना जी। और यह भी देखना होगा आपको कुर्नी में कि जब मुकेश सहनी उम्मीदवार नहीं देने जा रहे हैं तो क्या कोई सहनी वहां उम्मीदवार स्वतंत्र हैसियत से या कोई और झंडा बैनर लेकर खड़ा हो जाता है, और यदि खड़ा हो जाता है तो उसकी स्थिति क्या होती है, वह अपने दम कितना वोट ले आ पाता है। तो ये स्थिति परिस्थिति पर गौर करना होगा। चलिए, तब देखना ये होगा कि कुढ़नी में क्या समीकरण बैठती है, कौन वहां से जीतता है। अगर अभी तक YouTube पे लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फेसबुक पे भी हमें लाइक कीजिएगा और ट्विटर पे भी लाइव सिटीज को फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।